हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको। ये है 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर। कल के लेक्चर में हमने बात की कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्या क्या फॉर्म ऑफ डेटा पड़ा होता है हमारे पास। देन हमने ऑर्गेनाइजिंग की बात की। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है। तो जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, बेसिकली उसको हम तीन तरीकों से प्रेजेंट करते हैं। 3 या 4 तरीके कई बार दिए होंगे। टेक्सुअल तरीका, टेब्यूलर तरीका या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। चौथा कई बार आपको दे देते ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या होगा कि जब आप डाटा को, जो भी न्यूमेरिक नंबर फैक्ट है, उसको पैराग्राफ की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में लिख के एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि इन 2001 द इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया was 2.1%, but in 2022 it is 6.1%। इसको हम बोलते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, जब आप चीजों को टेक्स्ट के फॉर्म में लिख के एक्सप्लेन करते हो। बारी आती है टेब्यूलर प्रेजेंटेशन की। टेब्यूलर प्रेजेंटेशन में आप रोज एंड कॉलम्स को यूज करते हो अपने डेटा को प्रेजेंट करने की। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं टाइम, ठीक है, एंड यहाँ पर लिख दूं रेट, ठीक है। यहाँ पर लिखूं 2001, यहाँ पर लिखूं 2023, यहाँ पर इन्फ्लेशन का हेडिंग बना दूं, हाँ या ना, एंड इसके अगेंस्ट इन्फ्लेशन का डाटा यहां से देख के लिख दूं 2.1% एंड 6.1। ये मैंने क्या किया, एक डब्बे में रिप्रेजेंट कर दिया चीजों को। इसको हम बोलेंगे टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। अगर ये डब्बा भी ना बना के आप कोई डायग्राम बना देते, जैसे कि मैं लिख देती इस तरीके से चीजों को, यहां पर लिख देती टाइम, यहां पर लिख देती रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हाँ या ना। फिर यहां पर 2001 में कितना है 2.1 एंड 2023 में कितना है 6.1। इसे मैं क्या बोल देती, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जब आप डायग्राम्स को यूज करोगे तब आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हो, टेबल को यूज करोगे टेब्यूलर प्रेजेंटेशन कर रहे हो, टेक्स्ट को यूज करोगे टेक्सुअल प्रेजेंटेशन कर रहे हो। सैंपल देखे कुछ, यहां पर आपके लिए क्या हुआ है, एक टेक्सुअल प्रेजेंटेशन लिखा गया है कि इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियंस ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री इन द सिटी ऑफ दिल्ली 50% of workers reported for duty and only 2 out of 20 industries in the city were totally closed। डेटा है, न्यूमेरिक फैक्ट्स है, लेकिन टेक्स्ट के फॉर्म में लिखे गए हैं। अगर बात करें, जब आप ऐसा टेबल बना देते हो जिसमें क्या है, रोज है और जिसमें कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लिटी हुई है लाइंस, इसे रोज कहा जाएगा। ये आपके जो वर्टिकल है, ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे। एक अच्छा टेबल का एक टेबल नंबर होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए कि टेबल किस बारे में है, हेड नोट्स। अगर आप कुछ टेबल के बारे में एक्स्ट्रा एक बात लिखना चाहते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर आप अपने कॉलम्स, जो वर्टिकल कॉलम्स है, उनके रिलेटेड हेडिंग्स बनाओगे एंड इस तरफ यहाँ पर आप अपने रोज के रिलेटेड हेडिंग्स बनाओगे, जो यहाँ पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन फ्लो कर रही है। ये आपकी बॉडी हो जाएगी एंड लास्ट में आप एक फुटनोट छोड़ सकते हो, कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताते हुए कि डाटा परसेंटेज में है, इंडियन रुपीज में डाटा लिखा हुआ है। अपने डाटा के बारे में कुछ भी एडिशनल फैक्ट्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। सोर्स लिखोगे कि डाटा जो टेबल में रिप्रेजेंटेटेड है वो उठाया कहाँ से गया है, हाँ या ना। एक अच्छा टेबल बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ आइडियल क्वालिटीज है जो अच्छे टेबल में होनी चाहिए। एक अच्छा टाइटल होना चाहिए, हम कंपेयर कर पा रहे होने चाहिए चीजों को। जो भी चीजों पे हम स्पेशल एम्फेसिस डालना चाहते हैं उन्हें बोल्ड कर देंगे या फिर कैप्स में लिख देंगे। एक नॉर्मल साइज का टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई लाइन तो इतनी बड़ी है, कोई कॉलम तो इतना बड़ा है, कोई कॉलम बिल्कुल ही पिद्दू सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेडिंग्स बनाने हैं हमें, जो यूनिट्स है वो क्लियर लिखने हैं।
अगर हम कुछ अप्रोक्सीमेशन में चीजें लिख रहे हैं कि आ गया 1.6677, तो हमने क्या किया 1.66 लिख के बाकियों को राउंड कर दिया या 170 लिख दिया। तो अप्रोक्सीमेशन जो भी आप कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है फुटनोट के अंदर। हेडिंग्स बनाने हैं, एब्रीविएशंस को अवॉइड करना है, कि जो शॉर्ट फॉर्म्स हम लिखते हैं उसे अवॉइड करना है, फुटनोट बनाना है, साइज ऑफ कॉलम क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज रेशियो अगर यूज कर रहे हो तो सिंपल नंबर यूज करो 10, 20, 30 एंड नीचे फुटनोट में मेंशन कर दो कि ये परसेंटेज में चीजों को लिया गया है, सोर्स ऑफ डाटा कहां से डाटा उठाया वो लिखो, टोटल लिखो। जीरोस अगर बहुत ज्यादा है 1 लाख 10 लाख ऐसी वैल्यूज है तो 1, 10 इस तरीके से डाटा को लिख के नीचे मेंशन कर दो कि ऊपर जो भी डाटा है वो इन लैक्स में मेंशन किया जा रहा है। 0000 मत करो। रूलिंग ऑफ द कॉलम स्ट्रेट सिंपल होना चाहिए, सिंपल, इकोनॉमिक और अट्रैक्टिव आपका टेबल लगना चाहिए। कितने टाइप के टेबल्स हो सकते हैं? 3 तरीकों से हम 3 मेजर हेडिंग्स भी टेबल को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है कि पर्पस के बेस पे टेबल डिवाइड होता है, जनरल में और स्पेसिफिक में। अगर आप किसी स्पेसिफिक, किसी एक बेसिक आइडिया को ध्यान में रख के टेबल को कंस्ट्रक्ट करो, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस टेबल। लेकिन आपने एक डाटा कलेक्ट किया एंड बस उस डाटा को प्रेजेंट कर दिया, अभी उसका स्टडी का कोई पर्पस डिफाइन नहीं है, तो उसे बोला जाता है जनरल पर्पस टेबल। ओरिजिनलिटी के बेसिस पे अगर आपका कलेक्टेड डाटा का आपने टेबल बना दिया तो उसे ओरिजिनल टेबल बोलेंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया, कहीं जो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा पड़ा हुआ था उसे उठा के टेबल में डाल दिया, उसे बोलेंगे डिराइव्ड टेबल। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स टेबल होंगे। सिंपल होंगे जिनमें सिंपल रो और सिंपल कॉलम्स एक ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा, यानी कि जैसे कि अगर मैं डाटा को डिवाइड करूं मेल फीमेल, इसके आगे एक और डिवीजन करके लिख दूं एजुकेटेड अनएजुकेटेड, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, यानी कि एक से सिर्फ जेंडर पे मैंने इनका क्या किया, सेपरेशन या क्लासिफिकेशन नहीं किया, इनको मैंने एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बेसिस पे भी सेपरेट किया। तो जैसे जैसे फैक्टर्स ऐड होते जाते हैं टेबल कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। 2 फैक्टर्स है तो उसे डबल टेबल बोलेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। ट्रिपल में क्या होगा, एक और फैक्टर ऐड कर देंगे कि नाइट वर्कर्स कौन से हैं, डे वर्कर्स कौन से। मैनीफोल्ड में 3 से भी ज्यादा हमारे पास फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे जिनके बेसिस पे टेबल में क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में जब हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो तो हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में आप पहले भी पढ़कर आए हो कल के लेक्चर में। क्वालिटी के बेस पे क्लासिफाई करना, मेल फीमेल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड। क्वांटिटी के बेस पे क्लासिफाई करना, 2010 में आया हुआ समझ लो, हम मान लेते हैं 5000 के प्रॉफिट तक की कंपनी, 50,000 के प्रॉफिट तक की कंपनी, 5 लाख के प्रॉफिट तक की कंपनी। जब आप नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो। टेम्पोरल जब आप टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो। स्पेशल जब आप स्पेस लोकेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो। मेरिट्स आ जाएंगे कुछ, इनके बारे में नहीं अपन बात करेंगे, आप फुल लेक्चर्स देख सकते हो, यहाँ पे आपको नोट के लिए ये मिल गया। ये मेरिट्स है इसके। एंड देन हम लोगों ने कवर कर लिया टेक्सचुअल और टेब्यूलर प्रेजेंटेशन। अब बात आ जाती है कि डायग्रामेटिक कैसे काम करेगा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग बनाएंगे। जियोमेट्रिक प्रेजेंटेशन करेंगे जिसमें बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स बनाएंगे जिसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव्स की अपन बात करेंगे। देन अपन लोग अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स एंड टाइम सीरीज ग्राफ का रिविजन कर लेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बार डायग्राम्स। बार डायग्राम्स कैसे दिखते हैं? सिंपल इस तरीके के बार डायग्राम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम या सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सिंपल में क्या होगा, आपके पास एक्स एक्सिस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और आप इस तरीके से बार्स का कंस्ट्रक्शन कर दोगे। मान लो मैं आपको अगर दे दूं कि आपके मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के नंबर है। मैथ्स में मान लेते हैं 40 आए हैं, साइंस में 60 आए हैं, इंग्लिश में भी 40 आए। तो आपने क्या किया, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश सब्जेक्ट्स, यहां पर है मार्क्स, ठीक है, 10, 20, 30,
40, 50 एंड 60। ये बन गया 40 पे एंड ये बन गया 60 पे, हाँ या ना। इसे हम क्या बोल देंगे, सिंपल बार डायग्राम। अगर आपके साथ साथ ये आपके नंबर है ए के, हाँ या ना, ए के साथ साथ बी के भी नंबर गिवन हो, ए के साथ साथ बी के भी नंबर गिवन हो, नंबर लिख लेते हैं कुछ 60, 40 एंड 60। तो मुझे रिप्रेजेंटेशन करना हो, मैं कैसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगी। ए के कितने नंबर है, पहले यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहां पर क्या लोकेट किया मैंने, मार्क्स। यहां पर क्या लोकेट किया मैंने, समझ लो स्टूडेंट्स, ठीक है, ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट। ए स्टूडेंट के कितने नंबर है, 40, 60, 40। यहां से लोकेट करना स्टार्ट करूंगी, 40 इसी के साथ 60, इसी के साथ 40। बी के कितने नंबर है, 60, 40, 60। यहां से शुरू कर रही हूँ, 60, उसके बाद है 40, उसके बाद है अगेन 60। अब यहां पे क्या करूंगी, कुछ ना कुछ साइन बना दूंगी। मैथ्स को ये वाला साइन दे दिया, यहां पर मेंशन कर दूंगी कि मैथ्स के डिब्बे में ऐसे ऐसे लाइनें हैं। समझ लो, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है कौन सा है, साइंस। साइंस का मैंने डिब्बा कैसे बना दिया, आप ये साइंस एकदम क्लियर रखोगे कि कौन सा डब्बा किस चीज का। लो अपन भी क्लियर ही रख लेते, इसको अपन कलर ही कर देते। ये क्या हो गया, साइंस को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। जो लास्ट मेरा सब्जेक्ट है उसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। इंग्लिश, यहां पे मैंने बता दिया कि मेरा कौन सा बार, कौन सी शेप क्या रिप्रेजेंट कर रही। इसको हम नाम दे देते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। कैसे हमने बनाया, एक चीज के मल्टीपल बार्स बनाए, अगली चीज के मल्टीपल बार्स हमें देखने को मिले। किसको बात समझ में आ रही है, कैसे मल्टीपल डायग्राम काम कर रहा है। अगर यही हम सब डिवाइडेड बनाते तो कैसे बनाते, ए के कितने नंबर थे सबसे पहले, 40, उसके बाद कितने नंबर थे, 60, यानी कि इस 40 के बाद आगे 60 और नंबर बनाने, यानी कि ये 100 तक पहुंच चुका है। इसके बाद 40 और बनाने, यानी कि ये कहां तक पहुंच चुका है, 140 तक पहुंच चुका है। ए जब इस तरीके से बनाया जाता है तो इसे बोला जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। आप एक ही चीज को एक ही बार से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। 40, 40 टू 100, 60, 100 टू 140, 40 हो गया रिप्रेजेंट, हाँ या ना। ऐसे ही आप क्या कर दोगे, बी का रिप्रेजेंट कर दोगे। इसे नाम क्या दिया जाता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अगर सब डिवाइडेड की जगह कई बार परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, कहते हैं परसेंटेज वाला बना के दिखाओ, फिर कैसे करोगे, परसेंटेज में टोटल परसेंट, जो टोटल हाइट है वो 100 ही जाएगा हर बार का। तो यहां पर ए के नंबर के हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, बी के परसेंटेज कैसे होगा। ए के हमारे पास कितने नंबर आए हैं, 40, 60 एंड 40, हाँ या ना। पहले मैं क्या कर लूंगी, इन्हें टोटल कर लूंगी, कितने हो जाएंगे टोटल बताओ, 40 प्लस 40 प्लस 60, 140, हाँ या ना। इसको मैं मान लूंगी कि ये मेरा टोटल स्कोर है। अब मैं पता करना चाहती हूं कि मेरा 140 का 40 कितना परसेंट बन रहा है। तो मैं क्या करूंगी, 40 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही 60 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही 40 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर मेरे पास कुछ ना कुछ परसेंटेजेस आ जाएंगी। जब मैं उन परसेंटेजेस को क्या करूंगी, जोड़ूंगी, तो मेरा टोटल 100% ही
समझ लो इतना परसेंट आ गया, दूसरी चीज का इतना परसेंट आ गया, एंड टोटल हमारा 100 तक ही जाएगा। ऐसे ही बी का भी टोटल 100 तक ही जाएगा। आया ना? कुछ कुछ बात समझ में आ रही है हमें यहाँ पे, किस तरीके के बार डायग्राम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हमें बार डायग्राम समझ में आ रहा है, फिर हम आ जाएंगे पाए पे। पाए में कैसे लोकेट करना है चीजों को? पाए होता है बेसिकली जब आप रिप्रेजेंट करते हो, यहां पर हमने रेक्टेंगल्स यूज किए थे, यहां पर जब भी हमने बार की बात की हमने क्या यूज की? रेक्टेंगल शेप्स यूज की, राइट। अब हम क्या करेंगे? सर्कल से चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, पर कैसे किया जाएगा? सर्कल से हम चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो कुछ अगेन डाटा लें अपन, ठीक है। लेट्स टेक 60 एंड 40। ओके, दो सब्जेक्ट्स ले लिए मैंने, इंग्लिश एंड हिंदी। अब मैंने आपको बोला कि इसे मेरे को सर्कल में डाल के बताओ, कैसे डालोगे? सबसे पहले आपको ये टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल कितना है भाई? 100 है, 60 प्लस 40, हाँ या ना? अब आपको पता करना पड़ेगा कि टोटल का कितना परसेंट इंग्लिश बनता है, कितना परसेंट हिंदी बनता है। कैसे परसेंटेज फाइंड होती है? परसेंटेज फाइंड होती है टोटल अपॉन जिस भी चीज का परसेंटेज फाइंड करना है, से इंग्लिश इंटू 100। जब आप ये चीज कर रहे हो तो इसका पता मतलब क्या होता है? कभी भी आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, पाई को इग्नोर करो, कभी भी आप परसेंटेज जब भी कैलकुलेट कर रहे हो, आप हमेशा यूज करते हो कि जो भी टोटल वैल्यू है या फिर जिस भी वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे हो चीजों को, वो वैल्यू डिनोमिनेटर में, जिस चीज का परसेंटेज ढूंढना चाहते हो उसको यहां पर रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। पर एक्चुअली इस बात का मतलब पता है क्या होता है? आप 100 को जिस भी चीज से आप कंपेयर कर रहे हो ना चीजों को, यानी कि जो भी टोटल अमाउंट है उससे डिवाइड करते हो। यानी कि अगर मेरा टोटल अमाउंट 60 है, ठीक है, तो मैं 100 डिवाइड बाय 60 करती हूँ। उसका मतलब क्या है? मैंने 100 को, 100 को, परसेंटेज 100 होता है ना, 100 को मैंने 60 बराबर हिस्सों में बांट लिया। अब मुझे जिस चीज का परसेंटेज फाइंड आउट करना है उससे क्या करती हूँ? मल्टीप्लाई करती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि इस टोटल में से मेरे को सिर्फ इतने हिस्से सिलेक्ट करने हैं। यानी कि जब भी आप अपने स्कूल का परसेंटेज नहीं निकालते, अपने स्कूल का परसेंटेज कैसे निकालते हो? कि समझ लो 6 सब्जेक्ट है, 100 नंबर के सारे पेपर थे, 600 नंबर यहां पर आता है, मल्टीप्लाई मारते हो 100 से, एंड जो भी आपका स्कोर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, से 540। इस बात का एक्चुअली मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब होता है कि आपने 100 को 600 बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट लिया। इन बराबर हिस्सों में से आपने 540 हिस्से सेलेक्ट कर, ये कर रहे हो तो जब आप परसेंटेज निकाल रहे होते हो तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे इसका परसेंटेज फाइंड करना है, तो 60 अपॉन 100 इंटू 100, यानी कि इंग्लिश जिसका परसेंटेज फाइंड करना है, अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर 40 अपॉन 100 इंटू 100, यानी कि ये 60% आ गया और ये 40% आ गया। अब भी मुझे नहीं पता कि सर्कल में 60% कितना होगा, 40% कितना होगा, लेकिन मुझे पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री का बनता है, हाँ ना? यानी कि मुझे अभी डिसाइड करना है कि लाइन कितने डिग्री पे खींचू, हाँ है ना? तो मैं क्या करती हूं, 360 का 60% ढूंढ लेती हूं एंड 360 का 40% ढूंढ लेती हूँ। शायद मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 0 के साथ 0 गई, 0 के साथ 0 गई, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा कितने होते हैं? 40 नहीं 36, हाँ है ना? 6 3 18, 19 20 21। अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया तो ये कितना आ गया? 216। इसको मल्टीप्लाई करते 4 6 24, 4 2 कैरी ओवर, 4 3 12, 13 14। चलो इसको टोटल करके देखे, 6 एंड 4 कितना हुआ? 10, 1 कैरी ओवर, 4 and 5 and 6
360 पूरा बन रहा है, यानी कि मेरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है। यानी कि एक एंगल में कितने का बनाऊंगी, 26 डिग्री का। एक एंगल बनेगा 144 डिग्री का। ये रिप्रेजेंट करेगा हिंदी को, ये रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश को, एंड मेरा पाई डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। जहां तक बात है कि पाई बनेगा कैसे, तो आप क्या करोगे, ऐसे एक लाइन खींच लो, आपके पास डी होगा, कंपास होगी, उस डी को ऐसे प्लेस करो यहाँ पे, डी का सेंटर और आपका जो लाइन का पॉइंट है वो मैच करना चाहिए। नाउ अब आपको क्या करना है, ये आपकी डी रखी हुई है, यहां से एंगल देखो 216 का। डी पे 2 बार एंगल बना होता है, एक बार एंगल अंदर की तरफ बने होते हैं, एक बार बाहर की तरफ। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी देख लो, लेकिन जो भी देख रहे हो बाकी सारे सब में उसी को यूज करना है। मान लो मैं बाहर वाला देख रही हूं एंड मेरा 216 का ये एंगल यहां पर बन गया, 216 का। अब मैं अपने डी को कहां पे प्लेस करूंगी, ये मेरे पास पॉइंट है, हाँ या ना, मेरा डी यहां पर प्लेस होगा इस तरीके से। हाँ, यानी कि डी की जो लाइन है वो मैच करे, सेंटर मैच करे बीच में बिल्कुल। अब यहां से मेरा कौन सा एंगल बनना चाहिए, 144 का, क्योंकि 2 ही एंगल्स थे यहाँ पे। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा एंगल्स होते तो यहाँ पे आप वो एंगल ड्रॉ कर लेते, फिर अगला एंगल, अगले एंगल के लिए डी का पोजीशन फिर चेंज हो जाएगा, ऐसे रखा जाएगा। जैसे जैसे नई लाइन बनती जा रही है वैसे वैसे आपका डी रोटेट करता जाएगा, डी का पोजीशन चेंज होता जाएगा। जो भी नई फ्रेश लाइन है उसके ऊपर डी को प्लेस किया जाएगा एंड आपको अपने एंगल्स मिलते जाएंगे एंड फाइनली आप क्या कर सकते हो, इसे सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, आपके सारे एंगल्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पाई बन जाएगा। इसके साथ आपका पाई का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगर बात करें ये हिस्टोग्राम क्या चीज होती है, हिस्टोग्राम होता है जब डाटा आपके पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, यानी कि डाटा ऐसे 10 to 20 वाले बच्चे कितने हैं, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 वाले बच्चे कितने हैं। इस डाटा को आप अलग अलग, जैसे बार्स हम लोग बना रहे थे, ऐसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि यहां पर 20 और 20 ये 2 जगह शेयर हो रहा है, यानी कि यहां पर कॉमन लाइन आनी चाहिए। तो जब हम कॉमन लाइन से ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल्स, उसको हम नाम दे देते हैं हिस्टोग्राम। ये हमारा बनेगा 10 to 20 वाले कितने हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50। 10 to 20 वाले हैं 5, 10 to 20 वाले हैं 5, 20 to 30 वाले हैं 4, 30 to 40 वाले हैं 3 एंड 40 to 50 वाले कितने हैं। तो ये आपका क्या बन गया, शेयर कॉमन लाइन के साथ हिस्टोग्राम। हाँ या ना, सो सिंपल। एंड अगर हम बात करें हिस्टोग्राम के, अगला हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, जो हिस्टोग्राम बना ना इसके सेंटर पॉइंट्स मार्क करना है एंड उनको क्या कर देना है, ऐसे बिल्कुल शार्प लाइन से ज्वाइन कर देना है। उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर आप ये शार्प लाइंस ना यूज करो, शार्प लाइंस की जगह आप ये सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए ऐसा फ्री हैंड यूज करो, ऐसा कर्वी कर्वी फ्री हैंड यूज करो, तो उसका नाम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड कर्व में सिर्फ सिंपल सा फर्क है, कर्व वाली लाइन फ्री हैंड होगी, पॉलीगन वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी, एकदम ऐसे शार्प बनाई जाएगी। हाँ या ना, किसको बात समझ में आ रही है, जैसे यहां पर क्या एकदम शार्प लाइंस है, यही अगर क्या होता कर्व होता तो आपको लाइंस कैसे देखने को मिलती, ये सेंटर पॉइंट्स मार्क्ड है, इस पे हम एक फ्री हैंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते, इसको हम नाम दे देते हैं क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व है। इसके अलावा
हमें ओजाइव्स बनाने को कहा जा सकता है, जैसे कि आप लेस देन एंड मोर देन डाटा पढ़कर आए हो ना, जब आप लेस देन वाले डाटा को प्लॉट करते हो, डॉट्स लगा रहे हो, तो आपके पास ओजाइव लेस देन ओजाइव बनता है, अपवर्ड जाता हुआ। एंड अगर मोर देन हम बनाते हैं, मोर देन डाटा को लोकेट करते हैं, तो ये आपके पास मोर देन ओजाइव आ जाता है, तो इसे हम बोल देते हैं ओजाइव। लास्ट हमारे पास जो तरीका है दैट इज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ एंड टाइम सीरीज ग्राफ। बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें हम टाइम के बेसिस पे एंड लाइन की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डायग्राम बना हुआ है, हाँ या ना, यहां पर मैं क्या करूंगी, समझ लो मेरे पास अलग अलग डेट्स होंगी, 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, एंड इसके अगेंस्ट मैंने क्या किया हुआ है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा लोकेट किया हुआ है कि 2001 में इतनी थी एंड 2001 में इन्फ्लेशन इतनी थी। दो डाटा को जब मैं साथ में प्रेजेंट कर रही हूं, वो ऑप्शन मुझे कहां मिलता है, लाइन ग्राफ में मिलता है। किस बेसिस पे कर रही हूँ, टाइम के बेसिस पे कर रही हूँ, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दिया जा रहा है, टाइम सीरीज ग्राफ नाम दिया जा रहा है। कुछ नहीं, जो भी आपको अलग अलग डेट्स दी होंगी, अलग अलग टाइम दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट जब हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिक डाटा को लोकेट कर रहे हैं ग्राफ में पॉइंट्स एंड लाइंस को यूज करके, तो हम उसको नाम क्या दे देते हैं, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। हाँ या ना, किसको बात बिल्कुल ही समझ में आ गई। कुल मिला के यही था आपका सिंपल सा टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का। अब आप इसे आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अब हम नेक्स्टली मूव कर सके, डेटा को समझ सके। देखो, कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, आज प्रेजेंट भी कर दिया, अब अपन को क्या करना है, डेटा को समझना सीखना है कि डेटा से मतलब कैसे निकाला जाएगा। कल के लेक्चर में मिलते हैं, कोई भी डाउट से, कोई भी क्वेरी से ड्रॉप इट डाउन। हैव अ गुड डे।